नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कौन है मास्टरमाइंड। प्रयागराज में बहुचर्चित माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के तीनों शूटरों के खिलाफ गुरुवार को चार्जशीट दाखिल हो गई। 14 जुलाई शुक्रवार को तीनों अभियुक्तों की न्यायिक अभिरक्षा को 90 दिन पूरे होने वाले थे। 14 जुलाई से पहले चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करना जरूरी था, जिसको देखते हुए सीजेएम कोर्ट में एसआईटी ने 2000 पन्नों की केस डायरी और 56 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में शासन ने न्यायिक आयोग का गठन भी किया था। आयोग की टीम कई बार प्रयागराज आकर जांच कर गई। लखनऊ में भी बयान दर्ज हुए। आयोग की जांच भी अब अंतिम दौर में है। हमीरपुर का रहने वाला सनी, जिसका नाम पुरैनी भी बताया जा रहा है, जिसको हत्या का मास्टरमाइंड कहा गया था क्योंकि उसने अन्य 2 आरोपियों को भी उकसाया, ये भी उस पर आरोप है। एसआईटी ने कहा कि हमलावरों की अतीक अशरफ से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। वो अतीक और अशरफ के गिरोह को खत्म करके लोकप्रिय बनना चाहते थे। अब तक जो सामने आया है उसके बाद अभी भी कुछ सवाल हैं जिनको लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। क्या वाकई सनी ही मास्टरमाइंड था? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, आपको सुनवा देते हैं। रॉबिन हुड ना बने, क्योंकि अगर रॉबिन हुड की खबरें अखबार में इस तरह प्रकाशित होंगी, इस तरह बड़े बड़े तरीके से टीवी पे प्रकाशित किया जाएगा, तो बच्चे में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं भी रॉबिन हुड बनूं। उस समय पर वो समय था, आज से 2017 के पूर्व, जब रॉबिन हुड को नवाजा जाता था, रॉबिन हुड बनाया जाता था और ऐसे माफियाओं को पूजा जाता था। ये जनता भी और नेता भी और सरकारें भी माफियाओं को पूजती थी। लेकिन आज ठीक उलट, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का राज है। यहाँ अपराध और अपराधी के प्रति 0 टॉलरेंस है। अब अपराधी मारे जा रहे हैं। अगर अपराधी या तो उत्तर प्रदेश से बाहर जाए और या फिर वो ऊपर जाए, इसके सिवा कोई दूसरा स्थान नहीं बचा है। देखिए, पूर्व सांसद अतीक अहमद और पूर्व विधायक अशरफ हत्याकांड की जो भी एसआईटी जांच हुई है, ये अपने आप में खुद कई सवाल पैदा कर रही है। जिस तरीके से एसआईटी ने खुलासा किया है कि इन हत्यारों ने अपने आप को रातों रात डॉन बनने की ख्वाहिश में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, ये बात किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रही है। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं और दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इसमें कई बड़ों को बचाने का खेल है ये। तो इस पूरे मामले में सपा का कहना है कि एसटीएफ की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। और उसके अलावा सपा का ये भी कहना है कि इसमें कई सारे बड़े नाम बचाए जा रहे हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आगे इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। चंद्रेश सिंह, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। केसी जैन साहब, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। नितेंद्र यादव, प्रवक्ता है सपा से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र जी, आपका भी स्वागत करते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत करते हुए आप ही से मैं आगे कार्यक्रम को लिए जाऊंगी। क्योंकि एसआईटी की जांच को लेकर सपा के सवाल है। उनका मानना है कि जांच ठीक दिशा में नहीं जा रही है, या उनका ये मानना है कि एसआईटी की तरफ से ठीक जांच नहीं की जा रही है। कई लूप होल्स हैं, इसको लेकर सपा के आरोप हैं। उनका ये कहना है कि क्या यही शख्स मास्टरमाइंड था, क्या इसी ने पूरी गाथा रची थी। ये बात गले उतरने वाली नहीं है कि क्योंकि अपनी पब्लिसिटी चाहते थे या खुद अपना आतंक चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस कदम को अंजाम दिया होगा। देखिए पारुल जी, एक बात की मैं पूरे प्रकरण पे एक बात की ये कहूंगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तीव्र गति से हुई। एसआईटी जो गठन की गई थी, जिसकी मंशा थी, वो एसआईटी ने तीव्र तरीके से काम किया, तेजी से काम किया। जो पहले पुलिस और हीरावाली होती थी, वो अब तेजी से उसकी रिपोर्ट वहां जमा कर दी गई है कोर्ट में। लेकिन सवाल एक है, सवाल उठेगा, विपक्ष जो सवाल लगा रहा है, मैं भी इस पे एक सवाल उठा रहा हूं। अशरफ को जब ये लोग लेके आए, तो मैंने कई बड़े चैनलों में ये बात कही थी उसी समय जब ये हत्याकांड हुआ, कि अशरफ को जब बरेली जेल से और वहां ले जा रहे थे प्रयागराज, तो अशरफ ने वहां से जाने के बाद एक चिट्ठी का जिक्र किया था कि मेरी हत्या कुछ दिनों बाद हो जाएगी, मुझे इस तरह लाया जाएगा और मैं ये चिट्ठी मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस को भेज रहा हूं और बड़े नाम का खुलासा होगा अगर मेरी हत्या हो जाती है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं, उसका जवाब भाजपा प्रवक्ता जरूर दे कि क्या एसआईटी ने उस चिट्ठी का संज्ञान लिया है? अगर उस चिट्ठी का संज्ञान एसआईटी ले लेती तो निश्चित तौर पे मास्टरमाइंड, बड़े मास्टरमाइंड, जो एक बड़े पद पे आईपीएस बैठे हुए एक नेता है जिसका नाम आ रहा था, वो दबा दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल मैं कर रहा हूं
कि अतीक अशरफ की जो जांच हो रही है एसआईटी की, वो निश्चित तौर पे कुछ पहलू छूट गए हैं। क्या वो पहलू एसआईटी ने शामिल किए हैं? क्या मुख्यमंत्री को वो पत्र मिला है या चीफ जस्टिस को मिला था, या वो पत्र की कहानी सिर्फ खोखली थी? ये भी मैं जानना चाहता हूँ, दोनों चीज जानना चाहता हूँ। देखिए, तीनों जो हमलावर थे वो मास्टरमाइंड नहीं हो सकते, वो हत्यारे, उन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, शूटर थे वो। लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो आज भी गर्भ, भविष्य के गर्भ में कैद है। ये मिस्ट्री हो गई है। मैं सवाल खड़े कर रहा हूं, एसआईटी जांच पे भी सवाल खड़े कर रहा हूं कि क्या उस पत्र का संज्ञान एसआईटी ने लिया है? अगर लिया होता, आप ही के सवालों को मैं केसी जैन साहब के पास ले जा रही हूँ, और केसी जैन साहब तमाम सवाल आपके सामने हैं। उसके साथ इसे भी आप अगर कहें कि मुख्तार अंसारी की तरफ से भी धमकियां दी जा रही हैं, वो गवाहों की फ़ोटो मंगा रहे हैं, तो खौफ था, है, आगे होगा, इस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि अतीक को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी और आगे तमाम सारे ऐसे मामले जिनको उसने अंजाम दिया, जिनमें लगातार बहुत त्वरित कार्रवाई चल रही थी, तो उसको हमें तो पूरा विश्वास है कि न्यायालय उसको फांसी की सजा देता, क्योंकि कई मामलों में उसको उम्र कैद की सजा होती और कई मामलों में उसको फांसी की सजा होती। इतना दुर्दांत अपराधी अतीक था। तो ऐसे में जब उसकी हत्या होती है और अतीक जब जुर्म की दुनिया में आया, इसके पिताजी जिस प्रकार से एक घोड़ा गाड़ी चलाते थे जो है, और उसके बाद में ये वहां पे चुनाव लड़ता है और जुर्म की दुनिया में जब इसने कदम रखा तो ऐसे ही इसने क्रश हो रही है त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं लौटूंगी आपके पास। ऐसे ही जो इसके प्रतिद्वंदी थे उनकी इसी प्रकार से उसने हत्या कर करके ये भी जुर्म की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था और आखिर में जुर्म की दुनिया का बादशाह बना। और दूसरी बात यह कि देखिए, जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है 2000 पन्नों की, न्यायालय ने उसको संज्ञान लिया है। 90 दिन जो उसकी रिमांड के थे, 90 दिन की जो उसकी हिरासत थी वो चूंकि पूरी हो रही थी और 3 महीने का टाइम मिलता है, अन्यथा फिर बेल हो जाती है। तो ऐसे में उसके पहले न्यायालय में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। और पारुल जी, एक बात और है कि अभी जो आयोग का गठन हुआ था, जांच आयोग का जो गठन हुआ था, जिसमें कई सारे जस्टिस हैं, जिसमें बिहार के भी पूर्व जस्टिस हैं, उत्तर प्रदेश के भी पूर्व चीफ जस्टिस हैं और भी कई स्टेटों के पूर्व जस्टिस हैं, कई पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, उसमें पूर्व डीजी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। उस पूरे आयोग की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जो सवाल आदरणीय प्रभात जी ने उठाया है कि जो चिट्ठी थी, चिट्ठी का जिक्र एसआईटी ने किया नहीं किया, पहली बात तो इसकी हमें जानकारी, हमने कोई चार्जशीट पूरी नहीं देखी है। और अभी आज ही के दिन चार्जशीट दाखिल हुई है, 14 तारीख को उसको पेश किया है न्यायालय ने और 13 तारीख को 12-13 तारीख में चार्जशीट दाखिल हुई है। अभी हमारे पास इस 2000 पन्नों की ना पीडीएफ है ना चार्जशीट है, तो हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि उसमें उस पत्र का जिक्र है कि नहीं है। लेकिन हमें पूरा भरोसा इस बात का है कि अगर कहीं कोई लूप होल की इसकी आप बात कर रहे हैं, कुछ छूटा होगा, तो जो जस्टिस है, जो सारी चीजों को, तमाम सारे मामलों को पूरा जीवन भर वो देखते हैं, वो भी एक जस्टिस नहीं है, कई रिटायर्ड जस्टिस इसमें शामिल है। जो जांच आयोग है उसमें अगर कुछ बचा भी होगा तो हमें लगता है जब अपनी जांच आयोग इसमें रिपोर्ट सौंपेगी न्यायालय को, उसके बाद में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और दोनों चीजों का संज्ञान न्यायालय लेकर के उसके बाद में आगे की कार्रवाई न्यायालय करेगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास सर। नितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र जी, आपका क्या कहना है इस पर? जी पारुल जी, धन्यवाद। देखिए, आदरणीय प्रभात जी ने भी सही सवाल उठाए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वही उसकी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी किस्से जो कई बार एक डिबेट में बोलते हैं, वही आज फिर से इन्होंने रिपीट कर दिया। जो सवाल उन्होंने पूछे तो उसके जवाब अभी उन्होंने नहीं दिए। मेरा सिर्फ इतना मानना है इस पूरे प्रकरण में कि देखिए, ये एक कोई नया काम एसआईटी ने नहीं किया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की और मुकदमा दर्ज होने के 3 माह के अंदर, चूंकि जब अभियुक्त जेल में होता है तो चार्जशीट दाखिल करना ही होता है, अभियुक्तों को जमानत मिल जाती है। इसलिए एसआईटी ने इसको
3 माह के अंदर दाखिल कर दिया है। लेकिन ये जो प्रभात जी ने सवाल उठाए, बिल्कुल सही सवाल उठाए कि जब उसने एक पब्लिक डोमेन में उसके वीडियो है, जब वो जा रहा है अशरफ, और अशरफ ने एक अधिकारी का भी जिक्र किया है कि हमारे पुलिस के एक आईपीएस हैं जिन्होंने मुझे धमकी दी है कि 15 दिन के अंदर इसी तरीके से तुमको लाया जाएगा, तुम दोनों को मरवा दिया देंगे। वो भविष्यवाणी एक तरीके से उसने डेट बताई थी 15 दिन, और ठीक 15 दिन के अंदर जैसा जैसा उसने शंका जाहिर की थी, सेम घटना रिपीट हुई कि उन दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया जाता है। उसके बाद उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल में वो तीनों अपराधी, मतलब मौजूदा जो हाई क्लास के असलहे हैं, पिस्टल हैं, जो विदेशी पिस्टल थी, जो ऐसे सामान छुपैया लोगों के पास नहीं होती है, और वो पिस्टल के साथ आते हैं। वहां लोगों जैसे जसमीत बताया कि पुलिस की ही कोई एक जीप थी, उससे ये लोग आए उतरे और सीधे फिल्मी स्टाइल में जिस तरीके से हत्या की गई। तो वो जो नाम थे जिनका जिक्र अशरफ ने किया था, वो नाम, वो नेता, या ऐसा कोई जिक्र नहीं आया जो उस समय की स्टोरी पुलिस ने, ये एक सेकंड में खत्म कर, जो उस समय पुलिस ने स्टोरी कही थी कि ये अपराधी बनना, बड़े गुंडे बनना चाहते थे, बड़े माफिया बनना चाहते थे, नाम करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कत्ल कर दिया। और उसी स्टोरी को इन्होंने प्रूव किया कि हाँ, तो यही कहा जाएगा कि वही लुटेरे, वही डोली के कार, वही जांच करने वाले पुलिस के ठीक है चंद्रेश जी, इसमें शामिल हो रही है। इसलिए फर्स्ट रिएक्शन आपका चंद्रेश जी। मैडम देखिए, एक बात स्पष्ट है, अतीक अहमद आपराधिक व्यक्ति था और उसका व्यक्तिगत रूप से किसी की कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। यहाँ तक तो मामला ठीक है, उसने अपने जीवन में अपराध किया है, इसके लिए उसको दंड मिलना चाहिए और दंड देने की एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नियम का पालन होना चाहिए। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन ठीक, जिस प्रकार से नाटकीय अंदाज में अतीक अहमद की हत्या हुई थी, सारे न्यूज चैनलों वालों ने, जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो उस समय की सरकार की, और जिस तरीके से हत्या हुआ और प्रशासन लाचार और बेबस होकर देखता रहा, उसकी निंदा की गई कि नहीं की गई। और वही तो चैप्टर दोबारा दोहराया गया। पुलिस कस्टडी में अपराधी की हत्या हो जाती है, 3 नौजवान लड़के जाते हैं, 18 से 25 साल के बीच के नौजवान लड़के, और दाएं दाएं गोली चलाते हैं, मार देते हैं, और पुलिस हाथ पैर खड़ा करके पुलिस देख रही है। इतना भी कोई नाटक, ये क्या दृश्य समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह हत्या प्रशासन के द्वारा कराया गया है और इस हत्या में बड़े बड़े माननीयों के हाथ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बड़े बड़े माननीयों के संबंध अतीक अहमद से थे। यदि अतीक अहमद का मुंह खुलता न्यायालय के सामने तो बड़े बड़े माननीय जेल के भीतर होते। इसलिए माननीयों ने अपने को माननीय बनाए रखने के लिए और अपने जान माल की सुरक्षा के लिए अतीक अहमद की सुनियोजित तरीके से बड़ी मछलियां अपने आप को बचाना चाह रही थी, इसलिए ये सारी चीजें हुई हैं, ये हत्याकांड हुआ है, ये आपका कहना है। मैडम पालू जी, छोटी सी बात, बिना सरकार की मर्जी के इस तरह का कृत्य नहीं हो सकता। सरकार और प्रशासन की मर्जी से इसके लिए मुझे लगता है कि जो आयोग की बात की जा रही है उसका भी इंतजार कर लेना चाहिए। त्रिपाठी जी, आप अपनी बात रख लीजिए। इसके बाद केसी जैन साहब आपके पास आ रही हूँ। तीनों जगहों से आपके ऊपर सीधा प्रहार हो रहे हैं, प्रश्नों के इकट्ठा लेकर हम चाहिए। अपराधी मारा जाता है वो ठीक है, समाज में अपराधी की जगह नहीं है, लेकिन मारने का पुलिस अपेक्षा में अगर किसी की हत्या होती है तो ये एक बहुत बड़ा लैक्सिस है कानून व्यवस्था का और मानव उपकार का। उसके भी मानव उपकार है अतीक और अशरफ के। सवाल इस बात का है कि हर बार जो थ्योरी पुलिस की घूम जाती है और वो बंद कर दी जाती है, और बड़े बड़े लोग, एक प्रयागराज का एक मंत्री जिसके सीधे उससे संबंध थे, यानी कितने करोड़ों रुपए उसका बकाया था, पैसे लेने थे। मैं आरोप लगा रहा हूं सीधे सीधे, और मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच आयोग पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं किसी प्रक्रिया पे नहीं उठा रहा हूं। 90 डेज में उन्होंने जवाब दे दिया। मैंने ये कहा था कि बहुत जगह सरकारें होती है, एसआईटी का कार्यकाल बढ़ता रहता है, एसआईटी ने अपने समय से कार्यकाल पूरा किया, रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन कौन को ये संज्ञान लेना होगा? न्यायालय हमारे यहाँ सर्वोपरि है, हम न्यायालय बंद कर दें, न्यायिक प्रक्रिया बंद कर दें। उनका कहना है आयोग भी है, अभी आयोग की रिपोर्ट भी आना बाकी है, उसमें और भी चीजों का खुलासा। ठीक है, सवाल उठाया है मैंने, जो उसमें सफेद पोस्ट माफिया, राजनीतिक माफिया, ब्यूरोक्रेट माफिया, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई होगी तो न्याय मिल रहा है लोगों को। ठीक है, केसी जैन साहब, स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स, लेकिन
कई सारी चीज़ें हैं जिसको सभी समझते हैं कि कुछ छूट रही हैं। तो एसआईटी को इसलिए तो जांच नहीं सौंपी गई थी कि जो सब कुछ दिख रहा था जिस वक्त, वही की वही रिपोर्ट, वही की वही चार्जशीट अगर दाखिल कर दी जाए, उसमें जिन मसलों पर बात होनी चाहिए वो बातें कहीं से भी निकल के नहीं आ रही, ना कोर्ट की तरफ से सामने आया है, ना अब तक की खबरों में ये समझ पा रहे हैं कि क्या वाकई उस पिस्टल के बारे में बात हुई, क्या ये पता किया गया कि इन लोगों के पीछे कौन था, क्या ये जानकारी हासिल हो पाई कि जिसको लेकर बार बार खुद अतीक ये दुहाइयां दे रहा था कि उसकी मौत हो जाएगी, वो आरोप लगा रहा था, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई? सर देखिए पारुल जी, पहली बात तो यह है, कोई भी दुर्दांत अपराधी जब जेल में होता है तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, आप देखिए कोई भी खूंखार अपराधी जेल में होगा तो हमारी को हत्या कराने वाले हैं, हमारी हत्या हो जाएगी, यानी कि उनकी सीधे सीधे जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो, किसी तरीके से उनसे पूछताछ ना हो, कोई जो है जो तथ्य है मुझे उभर करके सामने ना आने पाए, और अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपने प्रति पॉजिटिविटी लाने के लिए कि हमारी तो हत्या हो जाएगी, ये अपराधी पहले से चिल्लाने लगता है जेल जाते ही जाते। आप देखिए मुख्तार अंसारी अभी जेल में बंद है, मुख्तार अंसारी भी यही कह रहा है मेरी हत्या हो जाएगी, मेरी हत्या हो जाएगी, कई बार वो कह चुके हैं, हमको लगता है 4-5 सालों से वो जब जेल गए तब इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात आ जाए, मैंने सुन लिया आपका प्रश्न आ गया। दूसरी बात ये पारुल जी कि अतीक का बेटा जब पता था कि अतीक को उम्र कैद की सजा हो चुकी है और आगे तमाम सारे मामले में उसको सजा होनी है, तो दो गनर जिस उमेश पाल के साथ में थे, 2 गनरों के साथ उमेश पाल की हत्या उसके बेटे ने क्यों की? इसी मंशा से की जिस मंशा से सनी ने अतीक की हत्या की। वो पूरी की पूरी जो क्रिमिनल की विरासत थी, जो एक डॉन की विरासत थी, अपने बेटे को सौंपना चाहता था। अतीक की जो फोन की रिकॉर्डिंग आई है, जो उसने फोन से बातचीत की है, उसका भी उजागर पुलिस ने किया है। तो अतीक अपने बेटे को डांट क्यों बनाना चाहता था? अपनी डांट की विरासत क्यों सौंपना चाहता था? इसलिए उमेश पाल की हत्या हुई। उमेश पाल की गवाही भी हो चुकी थी। उमेश पाल की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि डॉन अपनी विरासत को अपने बेटे को सौंपना चाहता था। तो अगर उसका बेटा डांट बनना चाहता है, वो उमेश पाल की हत्या कर सकता है, 2 गनर के साथ 3 लोगों की हत्या कर सकता है। तो ऐसे में अगर सनी ने ऐसी मानसिकता का व्यक्ति, व्यक्ति जो सनी है, सनी के साथ साथ उसके जो साथी है, ठीक है, वो जेल में। ठीक है, बारी बारी से अपनी बात रख लीजिए। ठीक है किसी जन सब आपकी बात पूरी हो गई, वापस आ रही, बारी बारी से अपनी बात रखिएगा। बाकी है, ठीक है, आयोग की रिपोर्ट आ जाए, उसमें देखिए क्या है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। और एक चीज पारुल जी, आपने जो बात कही कि असलहे कहां से आए, और अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी ने बताया किसने हाईटेक असलहे कहां से आए, इसका सारा वर्णन उस चार्जशीट में है, क्योंकि पुलिस ने आरोप की वो सारी धाराएं लगाई है जो इन आधुनिक असलहों के प्रति लगती है। 307, 302 और 420, 67, तमाम सारी वो धाराएं लगी है जो धाराएं इनके ऊपर बनती है। नितेंद्र जी रुक जाइए, केसी जैन साहब रुक जाइए, बाकी लोगों का भी समय है, पता चलेगा ना। ठीक है, कहिए नितेंद्र साहब। पारुल जी, एक लाइन में तमाम सारी चीजें आ जाती है। 2015 की चार्जशीट किसने पढ़ी अभी, उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है, रुक जाइए सर, उसमें क्या है बाकी लोगों को भी अपनी बात रखने दीजिए। नितेंद्र जी कहिए। मैंने कहा पारुल जी की लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टोरी पर जाते हैं। आदरणीय प्रभात जी ने भी वही सवाल उठाए हैं, हम लोग भी वही बात कर रहे हैं। जो न्यायिक जांच हो रही है और जब पुलिस एसआईटी ने जांच की है, तो जो स्टोरी पहले दिन अभियुक्तों के द्वारा कहलाई गई थी कि वो डान बनना चाहते थे इसलिए हत्या कर दी, ये किसके गले उतर रही? इस पर जो लेडीज का प्रमाण है भाई, इसमें कोई काल्पनिक बात तो प्रभात जी भी नहीं कर रहा। डान बन गया, कैसे डान बनना चाहता था, कैसी डान बनना चाहता था, क्या ऐसे हो गए, क्या ऐसे तमाम अपराधी हुए जो डॉन बनना चाहते, आगे मारे भी गए। किसी जन सब एक सेकंड रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको? अतीक की हत्या पे बड़ा दर्द हो रहा है, उमेश पाल की हत्या पे आप लोग नहीं बोले, बोलती बंद हो गई। दर्द हो रहा है, ज्ञान जांच व्यवस्था किस तरीके से चला कर पक्षधर कर रहे हो? आपसे नहीं चार्जशीट पढ़ी आपने 2015 की,
पहले से डिसाइड कर लिया चार्जशीट गलत है, कैसे डिसाइड कर लिया पहले से गलत चार्जशीट? न्यायपालिका है, न्यायपालिका उसका संज्ञान लेगी। अभी आयोग की रिपोर्ट आना बाकी है, उसमें 4 जस्टिस है। ठीक है, लौट आइए, 1 सेकंड रुक जाइए, बाकी मेहमान भी हैं। चंद्रेश जी के पास जा रहे हैं, रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए हर बात को उलझाना चाहते हैं। ये अरे आप बचाना चाहते हैं, आपको दर्द है, पीड़ा है। उनका कहना है कि पूरी चार्जशीट अभी तक पढ़ी नहीं गई है और उस चार्जशीट को, जो गवाहियां हैं, जो तीनों अपराधी पकड़े गए ना, चार्जशीट को पूरा देखना होगा, उसके बाद इन सब चीजों के जवाब मिलेंगे, ऐसा कहना है किसी जन साहब का। चाहते हो, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, प्रभात जी ने नाम नहीं लिया था, मैं नाम लेके कह रहा हूँ। आपके नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिसके उससे रिलेशन थे, कई करोड़ रुपए का लेन देन था, आप उसको बचा रहे हो, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ। वो तो पत्रकार है, उनके वकील क्या कर रहे थे अभी तक? जब अतीक जिंदा था, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब अतीक जिंदा था, कोर्ट में रोजाना पेशी हो रही थी, उनके वकील क्या कर रहे थे? उनके वकील ने एको बार रखा न्यायालय में इस बात को कि उनका पैसा बाकी है। ठीक है चंद्रेश जी, रुक जाइए, वापस आ रही हूं। कहीं रखा नहीं रखा। मैडम देखिए, हाव कचकच करने से समस्या का समाधान नहीं होता। माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निवेदन करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें सिर्फ न करें, है ना। सच्चाई जो है वो सच्चाई है, यथार्थ जो है यथार्थ है, और यथार्थ से कोई अपना पीछे को नहीं मोड़ सकता। अतीक अहमद की हत्या, उनका कहना है तमाम आरोपों के लिहाज से धाराएं भी लगाई गई हैं, उन्हें भी देखना आवश्यक है। नहीं किया जा सकता, और मुझे लगता है इस हत्याकांड के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार बेनकाम हो चुकी है। इनके लापरवाह और मनमानेपन प्रशासन का जो है भंडा फूट चुका है। चलिए सर, समय इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ और भी सवाल रहे जिनको सामने आना, उनका जवाब आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पूरी जांच को लेकर विपक्ष के कई तरह के आरोप हैं। अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। हालांकि चार्जशीट आज पेश हुई है, 2000 पन्नों की चार्जशीट है, आरोप पत्र 56 पन्नों का है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि इस 2000 पन्नों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं आया है। कोर्ट की प्रोसीडिंग भी सुनी, उसके बावजूद भी ऐसा लग नहीं रहा कि जिन सवालों को टटोलने की तमाम लोग कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन वो मास्टरमाइंड था, जिसको ये कहा गया कि सनी वो मास्टरमाइंड था जिसने सिर्फ डॉन बनने की वजह से इस घटनाक्रम को, इस हत्याकांड को अंजाम दिए, किसी के गले नहीं उतर रहा। दूसरा सवाल ये भी था कि जिस पिस्टल को लेकर बार बार बात आ रही थी, वो 5 लाख की पिस्टल थी, आखिर किसने उसे खरीदा? उस शख्स के पास जो बहुत फाइनेंशियली साउंड नहीं था, उसके पास 5 लाख की पिस्टल का आ जाना, इसको भी लेकर सवाल उठे थे। तो कई तरह के आरोप, और इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार ने भी ये कहा कि एक चिट्ठी की बात बार बार आ रही थी, जिसको लेकर अतीक ने भी ये कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में वो ये बता रहे थे कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। तमाम तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे। ओवरऑल बीजेपी का ये कहना है कि आयोग का गठन हुआ है, आयोग की रिपोर्ट आना बाकी, तब तक इंतजार करना होगा। और बीजेपी का ये भी दावे के साथ कहना है कि एसआईटी ने जो चार्जशीट दी है उसमें भी बहुत कुछ बाकी है। बहरहाल लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है कि वाकई ये तीनों ही थे जिनने पूरा ये घटनाक्रम रचा था। दीजिए इजाजत, नमस्कार।